कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर में घूमने गए थे पहलगाम में, और बहनों भाइयों, इन्होंने धर्म पूछ पूछ कर मार डाला, धर्म पूछ पूछ कर मारा है। और उसके बाद क्या हुआ यह बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितने भी ऐसे प्रमुख आतंकवादी ठिकाने थे बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के, बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी सारे ठिकानों को सफाया कर दिया। कितने लोग मारे गए उस संख्या को मैं यहां बहुत विस्तार में जाकर नहीं चर्चा करना चाहता, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी वह हिम्मत नहीं करेंगे, और करेंगे तो बहनों भाइयों, हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे उसके ऊपर, और उसे हम धराशायी करेंगे। क्या क्या बातें लोग बोलते थे। हम कल्पना नहीं कर सकते। धर्म पूछेंगे, बताओ किस धर्म के हो, और मार डालेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने मारा आतंकवादियों को धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। मेरे बहनों भाइयों, कर्म देखकर मारा है। हमारे में और उनके की सोच में सबसे बड़ा अंतर यही है। भारत अब दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, भारत अब दुनिया में ताकतवर देश के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी अभी यहां आने के 2 दिन पहले मैं मलेशिया से लौटा हूं। दुनिया के 21 देशों से लोग आए थे, जिसमें कि अमेरिका भी था, चीन भी था, रूस भी था। सारे दिग्गज थे। सारे मंत्रियों से, सारे रक्षा मंत्रियों के साथ हमारी बातचीत भी हुई, अन्य भी सारे मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई। मैंने महसूस किया कि भारत के बारे में कैसी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज मेरे बहनों भाइयों, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। और यह भी हमारे पड़ोसियों को बात समझ आ गई है, भारत के लोग बहुत ही सहनशील हैं। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है अब भारत उसे छोड़ता नहीं है। यह भी धारणा बन गई है। और मैं कह सकता हूं, हमारे सेना के जवानों ने, बहनों भाइयों, अपने पराक्रम से हर भारतवासी का सीना चौड़ा कर दिया है। और आज यह है कांग्रेस के नेता सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं यह कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। जाति, पंथ और मजहब की यह राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए,
यदि हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच न रही होती, हमने 2 राष्ट्रपति बनाए, एक दलित समुदाय से एक राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया और दूसरा यदि बनाया तो भारत के इतिहास में पहली बार बना है तो आदिवासी समुदाय से हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है। इंसान की बात सोचिए, जानवर की भी हम लोग चिंता करते हैं मेरे बहनों भाइयों। नाग पंचमी का दिन होता है, तो नाग पंचमी के दिन जिस काले नाग के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले सर्प को भी शुद्ध गाय का दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया में किसी देश में की जाती है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में की जाती है मेरे बहनों। यहां माताएं बहनें बैठी हैं, रसोई में जब थाली में आटा गूंथती हैं और बगल से यदि कोई चींटी गुजरती है तो उस चींटी को अपने पैर से दबाकर मारती नहीं है, बल्कि थाली से आटा निकालकर उस चींटी के लिए, उसके खाने के लिए डाल देती हैं और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। यह है हमारा भारत। और वहां पर इस प्रकार की उल जुलूल बातें इन लोगों के द्वारा की जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार विकसित बिहार बनेगा तभी भारत विकसित भारत बनेगा। इसलिए आप सबका समर्थन चाहिए। और हम अभी जो घोषणा पत्र हम लोगों का जारी हुआ है, उस घोषणा पत्र में यह बात पूरी तरह से हम लोगों ने साफ कर दी है कि हम क्या क्या करेंगे अपनी सरकार यहां आने के बाद। सब मिला जुला कर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि यही है कि हम बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और जो हम लोगों ने कहा है अपने घोषणा पत्र में, और वादा नहीं है मेरे बहनों भाइयों, वो हमारी अटल प्रतिज्ञा है। जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है उसमें अक्षरशः एक एक वादे का पालन करेंगे। मैं तो कहता हूं कि 2014 से उठाकर आज तक आप हमारे चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए। जो हमने कहा है वह किया है। हमारी कथनी और करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं रहा है। और मैं जानता हूं आजाद भारत में नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को पहली बार चुनौती के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया है तो बहनों भाइयों एनडीए ने स्वीकार किया है, हम लोगों ने स्वीकार किया। अब नेता, कम से कम एनडीए का नेता जब बोल देगा तो लोग स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। घोषणा पत्रों में क्या क्या बातें हम लोगों ने कही हैं, इसकी जानकारी तो आप लोगों ने दे दी होगी सबको। सबको जानकारी हो गई है कि नहीं? दिया है? सबको, आप सभी को जानकारी हो गई होगी। इसलिए उस विस्तार में मैं बहुत नहीं जाना चाहता कि क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या होगा। बस इतना ही आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि जिस बिहार को आप ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं वह बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वह सहयोग केंद्र सरकार प्राप्त करेगी। यहां के प्रत्याशी श्रीमान रामनारायण जी मंडल का जहां तक प्रश्न है, उनके बारे में मेरे बहनों भाइयों मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आप लोग परिचित हैं। लेकिन रामनारायण जी मंडल के बारे में जितना मैं जानता हूं मैं कह सकता हूं, लंबे समय से राजनीतिक जीवन में काम करते हुए कोई मां का लाल यह नहीं कह सकता है एक भी भ्रष्टाचार का छींटा हमारे रामनारायण जी मंडल के दामन के ऊपर पड़ा हुआ हो, यह कोई नहीं कह सकता। मैं समझता हूं किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ हम ही कर देंगे और अकेले कर देंगे, चाहे कोई भी। आश्वासन भले ही दे लेकिन वह संभव नहीं है।
लेकिन ईमानदारी से विकास कार्य करते हुए भी अपने दामन पर कभी भी हमारे रामनारायण जी मंडल ने दाग नहीं लगने दिया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों के बीच यही अनुरोध करने के लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, अब तक जितने मतों से इनको विजय दिलाते रहे हैं, इस बार रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। और मैं तो कहूंगा कि इतने भले नेता के लिए, इतने ईमानदार नेता के लिए बिहार में एक रिकॉर्ड बना दीजिए जीतने का, हमारे रामनारायण जी मंडल का बिहार में रिकॉर्ड बना दीजिए। यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।